हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एसओएल या फिर वो सभी स्टूडेंट्स एनसी वेब या फिर वो रेगुलर कॉलेज में उनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है। आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी जो फोर्थ सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस में पोल साइंस के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा आप सभी नव यथार्थवाद यानी जो नियो रियलिज्म है या फिर आप ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ रहे हैं तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आप सभी को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज की इस नई वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज की इस नई वीडियो में हम 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ आज की इस नई वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि भाई जो नव यथार्थवाद है वो है क्या। दूसरी चीज़, यथार्थवाद और नव यथार्थवाद के बीच में क्या अंतर है। और तीसरी चीज़, यथार्थवाद और नव यथार्थवाद के बीच में क्या समानता है। ये तीनों के तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं आपके स्लाइड बाय स्लाइड आज की इस नई वीडियो में आप सभी के क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं इसके नाम को ही आप सभी को क्लियर कराना चाहता हूँ कि आप पॉलिटिकल साइंस में नव शब्द को देखते हैं। वैसे जनरली अगर आप देखेंगे तो अगर हम इंग्लिश में देखें नौ शब्द जो होता है उसे न्यू लिखा जाता है, बट अगर हम राजनीतिक विज्ञान की भाषा में बात करें तो जो ये नव शब्द है ये न्यू ना लिखकर नियो लिखा जाता है। और नव को ही हम इसको भी इसका मतलब नियो ही होता है, दोनों का मतलब सेम ही है। तो अगर आपके एग्जाम में नियो रियलिज्म, कई बार पेपर में क्या होता है ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा आप सभी के कि भाई नियो फिर ये पूरा रियलिज्म है, उसको स्पष्ट कीजिए। शॉर्ट नोट में आ जाएगा नियो रियलिज्म लिखकर, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई क्या है ये क्या नहीं है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो जैसा कि आप नाम से यहाँ पर देख पा रहे हैं और आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा कि यहाँ पर देखो यथार्थवाद लिखा हुआ शब्द आ रहा है और एक बार बार नव यथार्थवाद आप सभी के सामने शब्द आएगा। तो ये दोनों शब्द एक दूसरे से ना केवल देखने में सिमिलर हैं बल्कि ये एक दूसरे के अगले पिछले भाग हैं। यानी सबसे पहले अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में सबसे अच्छी अप्रोच या सबसे अच्छी विचारधारा यथार्थवाद थी, परंतु आगे चल के हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ये विचारधारा पॉपुलर तो हुई लेकिन इसके अंदर कुछ कमियां देखने को मिली जो कि नव उदारवादी यानी जो नियो रियलिज्म है, नव उदारवादी यानी जो नियो लिबरलिज्म है उनके द्वारा, उन विचारकों के द्वारा इसकी काफ़ी सारी आलोचना की गई। उन आलोचनाओं को दूर करने के लिए आगे चल के कई विचारों का उदय होता है या जो यथार्थवाद से जुड़ी हुई विचारधारा थी परंतु जो नव यथार्थवादी विचारधारा इस तरीके से इंट्रोड्यूस आप सभी के सामने होती है कि भाई जो नव उदारवादी लोग थे, यहाँ पर समझना है आप लोगों को। पहली बात तो देखो कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ये आदर्शवाद बनाम मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो बनाई थी, आदर्शवाद वर्सेस यथार्थवाद। तो अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जल्द से जल्द पहले तो आप इस वाली वीडियो को देखिए कि भाई आदर्शवाद और यथार्थवाद क्या है। तो आपको पता है कि ये आदर्शवादी विचारधारा जो है ये पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी पॉपुलर हुई थी क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उन्होंने इसे एक बहुत ही अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया था दुनिया के सामने। दूसरी चीज़, आदर्शवादी जो विचारधारा है इसकी आलोचना होती है जो कि यथार्थवादी सिद्धांत शास्त्री करते हैं। यथार्थवाद की जो आलोचना है वो आदर्शवादी यानी जो आगे चल के नव उदारवाद बन जाता है आगे चल के, क्योंकि आप सब देखेंगे जब इसका ऐतिहासिक अध्ययन करेंगे जैसा कि हमने पढ़ा रखा है, आप प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो नव उदारवादी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो यथार्थवाद की आलोचना करते हैं, यथार्थवाद की कमियां बताते हैं। फिर भाई यथार्थवाद की जो कमियां नव उदारवादियों ने बताई, इन नव उदारवादियों की जो भी आलोचना यथार्थवाद के रूप में कर रहे थे, ये लोग यथार्थवाद की आलोचना कर रहे थे, तो इस आलोचना से बचने के लिए ही एक नया कॉन्सेप्ट आता है कि जो नव यथार्थवाद कहलाता है। तो नव यथार्थवाद का उदय कैसे हुआ आपने ये देखा। सबसे पहले आदर्शवादी विचारधारा जो थी अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने में एक महत्वपूर्ण मानी जाती थी, परंतु आगे चल के आदर्शवाद के विरोध में एक यथार्थवादी विचारधारा आती है जिसमें सबसे प्रमुख विचारक की बात करें या तो हम हॉब्स को देख सकते हैं, हॉब्स को ना देखें तो हंस जे मार्गेंताउ या फिर E.H. कॉर को हम देख सकते हैं।
इसके बाद में यथार्थवादी सिद्धांत में कुछ कमियां रही, उन त्रुटियों को नव उदारवादियों ने सामने रखा और जिन भी नव त्रुटियों को इन्होंने सामने रखा था, इन त्रुटियों का जवाब देने के लिए नव यथार्थवादी विचारधारा उत्पन्न हुई। तो आपने देखा कि जो ये यथार्थवादी सिद्धांत है ये कोई एकल सिद्धांत नहीं, कोई अकेला सिद्धांत नहीं है। यथार्थवाद में बहुत सारे सिद्धांत मिक्स है। जैसे इसके अंदर परंपरागत यथार्थवाद, जिसे हम इंग्लिश में क्लासिकल रियलिज्म देखते हैं। अगर आप सभी के एग्जाम में परंपरागत यथार्थवाद, राजनीतिक यथार्थवाद या फिर क्लासिकल यथार्थवाद लिखा है तो समझ जाना तीनों एक ही चीज़ है और सिंपली यथार्थवाद आपसे पूछा गया है। अगर आपसे नव यथार्थवाद पूछा जाए या फिर आपसे नियो रियलिज्म पूछा जाए या फिर आपसे केनेथ वॉल्ट्ज के विचार पूछे जाए तो तीनों क्वेश्चन ये अलग है, ये अलग है। ये नॉर्मल यथार्थवाद के अंदर आता है, परंपरागत यथार्थवाद, राजनीतिक यथार्थवाद और क्लासिकल यथार्थवाद। और अगर हम बात करें नियो रियलिज्म, नव यथार्थवाद और केनेथ वॉल्ट्ज के विचार तो ये नव यथार्थवाद के अंदर आप इसको रखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे नव यथार्थवाद या फिर संरचनात्मक यथार्थवाद भी इसे कहा जाता है। अगर हम बात करें यथार्थवाद की तो यथार्थवाद में कुछ ऐसे लक्षण भी हैं जो कि परंपरागत यथार्थवाद के हैं, बल्कि कुछ ऐसे लक्षण भी हैं जो कि नव उदारवादी जो व्यवस्था है उसकी आलोचना करने के लिए या फिर उनके द्वारा जो भी बातें कही जा रही है उनको दुनिया के सामने स्पष्टीकरण रूप से समझाने के लिए कही गई है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। इसमें बताया गया है नव यथार्थवाद क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर केनेथ वॉल्ट्ज द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी, अ थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है और ये आपको ये विचारक भी याद रखना है, केनेथ वॉल्ट्ज। तो इसके ऊपर ही कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो नव यथार्थवाद को किसने इंट्रोड्यूस किया, तो केनेथ वॉल्ट्ज ने इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद में कौन सी इनकी बुक थी, अ थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, प्रतिपादित किया। इसके अलावा और भी कई सारे राजनीतिक विज्ञान के परंपरा में लिखी गई पुस्तकें हैं। जैसे अगर हम बात करें यथार्थवाद की तो जो E.H. कौर है, जो मार्गेन था हुए, उन्होंने इनके ही परंपरागत सिद्धांतों को क्या किया, आगे बढ़ाया था। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में परंपरागत यथार्थवाद का जो रूप भेद है, यानी जो भी उसके अंदर डिफरेंस है परंपरागत यथार्थवाद में और नव यथार्थवाद में, अब हम इसको समझेंगे। जैसे नव यथार्थवाद जो है, ये नव यथार्थवाद में भी आज ही राज्य को मूल पात्र माना जाता है। मूल पात्र का मतलब क्या है, देखो पहले आप इस वीडियो को तभी समझ पाओगे जब आपको यथार्थवाद पूरी तरीके से क्लियर होगा। अगर आप लोगों ने यथार्थवाद की वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, उस पर आप लोगों को डिटेल वाइज अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो यथार्थवाद क्या है, आप सभी को जब मैंने यथार्थवाद पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि यथार्थवाद जो है वो राज्य को मूल पात्र या फिर मुख्य अभिकर्ता के रूप में मानते हैं, परंतु यह राज्य के साथ साथ विश्लेषण के स्तर तथा संरचना के कारण चर्चा के माध्यम से राज्य के ऊपर तथा नीचे अभव शक्ति पर ध्यान देते हैं। देखो नव यथार्थवाद जो है और यथार्थवाद दोनों राज्य को मुख्य अभिकर्ता मानते हैं, लेकिन यथार्थवादी लोग क्या थे, यथार्थवादी लोगों का ये कहना था कि राज्य से बढ़कर कुछ नहीं है, राज्य जो कहता है वो बिल्कुल सत्य है, राज्य जो कर रहा है वो बिल्कुल सत्य है, राज्य जो है वो हम लोगों की सुरक्षा, हम लोगों की व्यवस्था उसके लिए कार्य करता है। इसके अलावा राज्य के लिए हर किसी को समर्पित भी होना चाहिए। राज्य से ऊपर कुछ नहीं है और ना ही राज्य के नीचे है, राज्य जो है वो सर्वोपरि है। आप लोगों को ये याद रखना है इस वाले कॉन्सेप्ट में। ओके, तो नाउ यहाँ पर नेक्स्ट, जिसमें राज्य के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तथा राज्य के नीचे आम जनता, या देखो राज्य के ऊपर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। हर एक देश क्या करता है, अपनी आर्थिक नीति अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही बनाता है। अगर कोई देश आप पे हमला करने की सोचता है तो आप ऐसे देशों से संबंध नहीं बनाते। इसके अलावा राज्य के नीचे का मतलब है वहाँ की जो प्रजा है, वहाँ की प्रजा का हित देखा जाता है। वहाँ की प्रजा का हित किन देशों के साथ संबंध स्थापित करके है, हम उन्हीं देशों से अपने संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें नव यथार्थवाद के कुछ राइटरों की या सिद्धांत शास्त्रियों की, चिंतकों की, तो उसमें रॉबर्ट जर्विस, केनेथ वॉल्ट्ज, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आप सभी के लिए ये अलग ही पेन से हाईलाइट किया है। स्टीफन वेट्स, जॉन मिशिमर या रॉबर्ट गिल्पिन, ये मुख्य विचारक भी है। ओके,
इसके बाद में नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यथार्थवाद तथा नव यथार्थवाद के बीच में क्या अंतर है। तो वो बात रही यथार्थवाद क्या है। तो यथार्थवाद से नव यथार्थवाद तक का जो डिफरेंस है वो सिंपली दो चीज़ें आप सभी को इसमें इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। मैं आप लोगों को एक बार रिकैप करवा देता हूँ ताकि आप सभी भूले ना और आप सभी अपने एग्जाम्स की अच्छी तरीके से तैयारी करें। तो जो नव यथार्थवाद है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, यथार्थवाद का ही एक हिस्सा है जो कि नव उदारवादी जो लोग हैं उनके द्वारा जो आलोचना की जाती है उसके विरोध में आई हुई है। इसके बाद में आपने ये देखना है कि नव यथार्थवादी व्यवस्था आई कहाँ से, इमर्ज कहाँ से हुई है। तो आपको इसके अंदर ध्यान रखना है कि ये व्यवस्था केनेथ वॉल्ट्स, कौन, केनेथ वॉल्ट्स की जो बुक हैगी अ थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसका नाम याद रखना है। इसके अलावा जो भी परंपरागत सिद्धांत शास्त्री थे E.H. कौर या फिर आप सभी के मार्गेंतु, इनके सिद्धांतों को उन्होंने कैसे और अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से प्रतिपादित करने की कोशिश करी है, ये इसमें बताया गया है। इसके बाद में जो यथार्थवादी व्यवस्था है उसमें कुछ कमियां होती है, जैसे वो अंतर्राष्ट्रीय जगत को क्या मानते हैं, अराजकपूर्ण मानते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जगत को अराजकपूर्ण ना मान के ये कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय इस व्यवस्था को देखकर ही हर एक देश अपने संबंध बनाता है। ऐसा नहीं है कि हर एक देश अपनी सिर्फ शक्ति को ही इंक्रीज करे, और शक्ति के कई रूप हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये मार्गेंथाउ जी का भी कहना था कि ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी मिलिट्रीज को, अपनी आर्मी को ही अगर आप अच्छी तरीके से वॉर के लिए प्रिपेयर करते हो तो वही खाली आप लोगों के लिए राष्ट्रीय हित है, ऐसा कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ कॉमन चीज़ें थी नव यथार्थवाद में भी कि राज्य को मुख्य अभिकर्ता मानते हैं। नव यथार्थवादी कहते हैं राज्य से बाहर भी कुछ नहीं है और राज्य से अंदर भी कुछ नहीं है। राज्य जो है, स्टेट जो है, हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 5th नंबर स्लाइड पे भी मैंने आपको बताया कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत शास्त्रियों के नाम, तो आप लोगों को इन महत्वपूर्ण सिद्धांत शास्त्रियों के नाम भी याद रखने हैं। इसके अलावा अब हम स्टार्ट करते हैं। तो नव यथार्थवाद में कुछ समानताएं क्या क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोनों राज्य जो है उसकी एक केंद्रित अवधारणा, यानी राज्य को महत्वपूर्ण मानते हैं दोनों के दोनों, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में भी पढ़ लिया। इसके अलावा दोनों मानवीय प्रकृति के पक्षों पर आधारित है। दोनों क्या है, मानवीय, यानी ह्यूमन नेचर जो है इसके ऊपर बेस्ड है। अगर हम बात करें तो मार्गेंथाउ जी की जो यथार्थवादी सिद्धांत शास्त्री थे उन्होंने कहा था मानव का स्वभाव ही दोषपूर्ण है जिसके कारण युद्ध होते हैं। तो वहीं नव यथार्थवादी कहता है मानव का स्वभाव दोषपूर्ण है परंतु मानव अपनी नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार ढालता है। अगर हम बात करें यथार्थवादी जो थे उनका कहना था कि व्यक्ति जो है आक्रामक है, आक्रामक प्रवृत्ति का है, और वहीं नव यथार्थवादी क्या है, वो कहता है डर की भावना की वजह से, वो दूसरों के हमले की वजह से अपने आप को, अपनी मिलिटेंस को और ज़्यादा इंक्रीज करता है। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस वाली स्लाइड में मैंने आप लोगों को और दो कॉमन चीज़ें बताई हैं, जैसे दोनों मानते हैं, नव यथार्थवादी और यथार्थवाद दोनों ही मानते हैं कि राज्य अपना उद्देश्य प्राप्ति के लिए सैनिक शक्ति का प्रयोग अथवा प्रयोग को डराने पर निर्भर करता है। राज्य क्या करता है, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए एक तो आर्मी को स्ट्रांग करता है या फिर अपनी आर्मी के थ्रू दूसरे देशों पर अपनी बातें मनवाने की कोशिश करता है, इसलिए अपनी आर्मी को हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए। दोनों सैनिक संस्थाओं में संतुलन में विश्वास रखते हैं, यानी सैनिक होना चाहिए, ये यथार्थवाद का भी कहना है और नव यथार्थवाद का भी कहना है। और अंतर्राष्ट्रीय जो प्रभाव है वो बहुत ही गौण मानते हैं। गौण मानने का मतलब है आपको अपनी आर्मी को, अपने देश को ताकतवर बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति कैसी है वो हमेशा, अगर आप ताकतवर रहोगे तो हमेशा ही आपके हिसाब से रहेगी। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कुछ, इसके अलावा कुछ इसमें दोनों में भिन्नताएं भी हैं, कमियां भी हैं। तो इसमें सबसे पहली है जहाँ यथार्थवादी क्या करते हैं, सामरिक शक्ति में विश्वास रखते हैं। सामरिक शक्ति का मतलब है हथियारवादी। और वहीं बात करें तो नव यथार्थवादी जो है वो कहते हैं सुरक्षा को कई तरीके से देखते हैं। उनका कहना है कि अगर आप अपने आप को मिलिट्री से पावरफुल नहीं बना सकते तो आप क्या करिए, आप ऐसे देशों से अपने संबंध स्थापित कीजिए जो युद्ध के समय में आप सभी की हेल्प करे। बट आप लोगों को एक ध्यान रखना है कि वो पूरी तरीके से आपको अपना अधीन ना बना ले। सबसे पहला अंतर दोनों में यह है कि एक शक्ति को सिर्फ मिलिट्री के रूप में देखते हैं, कहते हैं पावर के बहुत ज़्यादा सोर्स होते हैं। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से पावर के सोर्स को यूज करते हैं। इसके अलावा अंतर्राज्य उद्देश्यों को लेकर भी दोनों में भिन्नता है। यथार्थवादी सैनिक सुरक्षा और राज्य को प्राथमिकता मानते हैं, वहीं सैनिक क्षमता जो है वो राज्य को बढ़ानी चाहिए और राज्य की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सैनिक आक्रमण हमारे पर तभी नहीं होगा जब हमारे पास में एक अच्छी आर्मी रहेगी, और अपनी अच्छी आर्मी बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जगत जो है वो अराजकपूर्ण है। वहीं बात करें नव यथार्थवादी की तो इनका कहना है कि रक्षा जो है, इनका मुख्य अंतर दोनों के बीच में यह है कि रक्षा के दर्जे को लेकर है
कि सैनिक तैयारी केवल राज्य के भीतर ही की जा सकती है, यानी दूसरे देशों के ऊपर अगर आप ज़्यादातर निर्भर रहोगे दूसरे देशों के ऊपर, तो आपका जो बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे हथियार के खरीदने में आप लोगों के इधर उधर चले जाएंगे, और हो सकता है कि कभी आपको युद्ध के समय में आवश्यकता पड़े तो दूसरे देश आपकी मदद ना करें और आपकी मिलिट्री भी आप पे कम पड़ जाए। तो सुरक्षा के लिए हम दूसरे देशों से भी अपने अच्छे संबंध बनाए रखें। नव यथार्थवादी लेखकों का विचारकों का मानना है कि सैनिक तैयारी अन्य आर्थिक विकास की क्षमता में अवरोध में होनी चाहिए। अन्य सैनिक के अवरोध का मतलब यह है कि भैया आप सभी को अपने अपोजिट से अधिक शक्तिशाली अपनी आर्मी को हमेशा ही रखना है। एक चीज़ ये भी आप लोगों को याद रखना है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आप सभी के लिए है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या राज्य आक्रमण केवल संभावना ही से प्रेरित होती है? नहीं, कई बार ऐसा होता है दो देशों के बीच में संबंध बहुत खराब होते हैं, परंतु एक देश इसलिए हमला कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि दूसरा नहीं तो मुझ पर हमला कर देगा। और अगर हम बात करें प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली संभावित है, हम यही देखते हैं कि तो जो नव यथार्थवादी है उनका कहना है कि आक्रमण केवल संभावनाओं, आक्रमण जो है केवल संभावनाओं या राज्य की गतिविधियों को आकार देता है। कि राज्य कैसा होगा आपके आक्रमण के ऊपर डिपेंड करता है। अगर राज्य आक्रमण तगड़ा करता है तो उसकी स्थिति बहुत तगड़ी है, नहीं तो कमजोरी से करता है तो वो कमज़ोर है। तो ये दोनों में हमने कुछ कॉमन से डिफ्रेंशिएट करे। यथार्थवाद में कुछ हमने कॉमन चीज़ें भी देखी, दोनों के अंदर क्या कॉमन चीज़ है। होपफुली आप सभी को आज की इस नई वीडियो से बहुत वैल्यू मिलेगी, और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे। इसके अलावा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर हमने कुछ आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट लिंक दे सके। अगर आप लोगों को हमसे कॉन्टैक्ट करना है तो आप इस तरीके से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोगों की जैसी अगली वीडियो आए आप उस घंटी को दबा के रखें और जैसे ही आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलता हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।